कैबिनेट का विस्तार हो गया। राज्य भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें जेएमएम से 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन ने कई नए चेहरों पर इस नई टीम में भरोसा जताया है। चमरा लिंडा, शिल्पी नेहा तिर्की और सुदिव्य कुमार के साथ 11 विधायक मंत्री बनते नजर आए। कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर ने सबसे पहले मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार और शिल्पी नेहा तिर्की ने एक के बाद एक मंत्री पद की शपथ ली। तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शिल्पी नेहा तिर्की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। मांडर से कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की दूसरी बार विधायक बनी हैं। शिल्पी नेहा तिर्की की प्राथमिकता गांव में महिला और किसान का विकास है। उन्होंने कहा कि विभाग चाहे जो भी मिले, पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करूंगी। कुछ ऐसा ही कहना है जिससे लोग याद रखें, ऐसा कुछ करके दिखाना है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की जो मंत्री बनी है उनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडर से कांग्रेस की विधायक हैं। शिल्पी जी, बहुत कम उम्र है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस जिम्मेवारी को मैं एक बहुत गंभीर जिम्मेवारी की तरह देख रही हूँ, क्योंकि मेरे माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने राज्य के जो युवा आबादी है उनको एक प्रतिनिधित्व दिया है। इसके अलावे हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास 4 मिनिस्ट्रियल बर्थ था, उससे 2 जो है वो महिलाओं को गया है। तो महिला आबादी को भी एक बहुत बड़ा 50% बिल्कुल वो प्रतिनिधित्व मिला है। तो निश्चित रूप से युवा और महिलाएं हमारी प्राथमिकता रहेंगी और इसके अलावे जो भी विभाग सौंपा जाएगा उसको उन दायित्व को निष्ठापूर्वक करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। क्या आपने वायदा किया था मांडर की जनता से, वो आपके दिमाग में है? बिल्कुल। वहाँ पे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उच्च शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना और इसके अलावे हमारे किसानों को सिंचाई के प्रावधान से जोड़ना, ये 3 प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लिए है। जिसको जो पिछला 2 साल था मेरा, उसमें हमको लगता है पूरे तरीके से तो नहीं कर पाए, कुछ हद तक शुरुआत किए और इस बार वो एक बड़ी जिम्मेवारी मैं अपने क्षेत्र के लिए देख रही हूँ। पहली प्राथमिकता में आपके दिमाग में क्या होगा? क्योंकि विभाग के जो योजनाएं होती है वो तो होता ही है, लेकिन हर कोई चाहता है कुछ अलग करे। देखिए, मैं किसी भी विभाग में जाऊं तो मेरा तो पहला प्राथमिकता है कि एक उस विभाग के लिए एक थिंक टैंक को डेवलप करना, ताकि नए चीजों को जो दूसरे राज्य में हो रही हैं, जो बेहतर चीजें हैं, उन चीजों को भी बोरो कर सके हम अपने स्टेट के लिए। और मुझे लगता है कि एक नए दिशा और दशा इस राज्य के लिए हम लोगों को तय करने का एक मौका मिलेगा। जिस भी विभाग में जाऊं उस विभाग में पूरे निष्ठा से मैं डिलीवर करने वाली हूँ। चलिए, ये थी शिल्पी नेहा तिर्की और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, विभाग कोई भी हो एक ऐसी छाप छोड़ेंगे कि लोग याद रखें। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो हेमंत कैबिनेट में 4थी बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हफीजुल हसन बेहद उत्साहित नजर आए। मंत्री जी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित आवास पर उनका जोरदार स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में हफीजुल हसन ने कहा कि वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं, विभाग कोई भी हो। मंत्री हफीजुल हसन हर विभाग में काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। हफीजुल हसन से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सोरेन कैबिनेट में हफीजुल हसन 4थी बार मंत्री पद की शपथ लेकर सीधे रांची स्थित आवास पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है, लेकिन हम जानेंगे कि स्वागत के बीच इस बार चुनौतियां किस तरह रहेंगी और चुनौतियों का सामना किस तरह होगा। बोले कि इस बार मंत्रालय की बात करें, क्या मंत्रालय वही रहने की संभावना है और संख्या, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल या कोई बदलाव होगा? ये तो अभी नहीं कर सकते हैं, वो हेमंत बाबू तय करेंगे। लेकिन जो भी विभाग मिलेगा उसमें पिछला बार तो बहुत दिक्कत था, कोरोना था, फिर हेमंत बाबू जेल चल गए और सारी दिक्कतें थी। वो दिक्कत इस बार नहीं है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं।
इसलिए इस काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, धुन के काम होगा। हमें क्या ऐसी कोई इच्छा है कि कोई ऐसा नया मंत्रालय मिले जिसमें आप ये करने की इच्छा हो, आप उसमें कुछ कर दिखाएं? अपने से कोई इच्छा नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो हुजूम, यही हुजूम दिन रात करीब करीब 20 दिन सब दिन रात लगे हुए थे मेरे भाई लोग, सभी ने मिलकर के उस मधुपुर को, मधुपुरियत को बचाया। वहाँ का जो विपक्षी पार्टी जिस तरह से वहाँ विश्व घोल रहा था, नफरत फैला रहा था, उस नफरत को वहाँ के मधुपुर वासियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। खेल और खिलाड़ी बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे हैं कि अगर दोबारा मंत्रालय मिला तो फिर हम उनसे कुछ उम्मीदें करेंगे। देखिए, अब मंत्रालय जो भी मिलेगा उसमें कोई ये नहीं है, जो भी मंत्रालय मिलेगा उसको अच्छी तरह से मैं करूंगा। मंत्रालय जो भी मिले कप्तान के तौर पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे और कैसे विकास करना है पूरी एक रोड मैप उनके दिमाग में है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो वहीं कोल्हान प्रमंडल के होस्ट समाज से आने वाले दीपक बिरुआ भी जेएमएम कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। वो पहली बार चांपाई सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। अब ये तीसरी बार चुनाव जीतकर फिर हेमंत कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दीपक बिरुआ ने गुरुजी के आवास पर जाकर उनसे उनका आशीर्वाद लिया। दीपक बिरुआ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मंत्रालय कोई भी मिले, वे हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे चुनौती कुछ भी हो। अभी शिबू आवास से गुरुजी का आशीर्वाद लेकर बाहर निकले हैं। दादा, आवास में आशीर्वाद मिल गया? आशीर्वाद मिल गया गुरुजी से। हमने आशीर्वाद लिया और इस तरीके का जनादेश है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हमको लगता है कि इसका बेहतर परिणाम आएगा राज्य में। और जैसे मंत्रिमंडल में ऊर्जावान युवा लोगों का और नवीन लोगों का समावेश है, उसका मैंने राज्य को फायदा मिलेगा। लेकिन बड़ी आनंद फानंद में जल्दी 3 बार मंत्री पद की शपथ ली। पहले चंपाई सोरेन दा के टाइम में, फिर हेमंत सोरेन दा के टाइम में, फिर हेमंत सोरेन, तीसरी बार। हाँ, ये कहना चाहिए कि हमारे नेतृत्व को हम पर उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने ये मौका दिया है। हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दीपक दा, आप वास्तव में कौन सा मंत्रालय चाहते हैं जहां आपके दीपक की ज्योति जलेगी और आप वास्तव में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इस पे कोई मैंने ये नहीं करना है। जैसा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोग जनता के बीच जाकर जो सेवा करनी है, तो उसको लेकर दीपक दा जो है एक चुनौती जो है उससे किससे निपटेंगे? नहीं, अभी इसको चुनौती में नहीं कहा जाए, हम लोग काम करते जाएंगे, जैसा स्थितियां आएगी देखा जाएगा। बिरुआ भी साहब बता रहे कि इस बार जो काम होगा ठोस होगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर हेमंत कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे का वक्त जब ये बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक है और कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगने वाली है। इसकी पूरी संभावना जाहिर की जाती हुई तो शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक जिसमें तमाम मंत्रियों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने मंत्री पद की शपथ ले ली। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के मंत्री बनने के बाद से गिरिडीह में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता जमकर खुशी मनाते नजर आए। जेएमएम जिला कार्यालय में जश्न मनाया गया, जिसमें सभी नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दिखी। इस दौरान गाजे बाजे के साथ न सिर्फ पटाखे फोड़े गए, बल्कि एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी गई। लोगों में ये उम्मीद है कि न सिर्फ गिरिडीह जिला बल्कि पूरे राज्य भर में विकास के काम और रफ्तार के साथ होंगे। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है और कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि उनका फैसला राज्य सरकार के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा और सरकार की बड़ी उपलब्धि रहेगी। चाहे इनको जिस क्षेत्र में भी इनका मंत्रालय मिलेगा, निश्चित रूप से उनको पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से झारखंड सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्तमान सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सब ठीक है, फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना था, नए चेहरों को मौका दिया गया है।
वो उससे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन संतुलित अगर आप देखें पूरे मंत्रिमंडल को या प्रमंडल में या वर्ग में जाति में उतना संतुलित नहीं दिख रहा है। इस पर अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, अकेले आइए बता देंगे। सर किस आधार पर नाम हटा, सर ये बता दीजिए। क्या चीज का नाम पार्टी तय करती है, पार्टी नहीं रखी, खत्म हो गया बात, कौन सी बड़ी चीज है ये। यानी आप पिछले सरकार वित्त मंत्री थे, कम से कम आपको कोई मंत्रालय मिलना चाहिए था सर। नहीं, ऐसा नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है। और गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकत और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर विपक्ष उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं। फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबार अली जिन्होंने कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? तो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो में निर्मित 24 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का विधायक सरयू राय ने निरीक्षण किया और इस विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। सरयू राय ने जल्द से जल्द जल मीनार को चालू करने का निर्देश दिया। दरअसल इस जल मीनार का शिलान्यास साल 2018 में सरयू राय ने ही किया था और तब वे क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, मगर बदले सियासी घटनाक्रम के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक चुने गए। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता वहां से विधायक के तौर पर कार्य करते दिखे, लेकिन इस जल मीनार को चालू नहीं कराया गया। विधायक सरयू राय ने कहा कि अगर अब लापरवाही होगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। तैयार है ये कहा जा सकता है, मगर जब तक इसका ट्रायल नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम इससे पूरा हो जाए कि नहीं हो जाएगा। और बना है, इसकी दशा कोई भी देख सकता है। इसका बाहर सड़ गया है, इसके ऊपर पेड़ पौधे जम गए हैं। सामने का मैदान जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मैदान को सुंदर लगना चाहिए था, तो ये उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। जमशेदपुर में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। हिंदू संगठन के साथ समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक सुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। इस दौरान साक्षी आमबागान से जिले के उपायुक्त कार्यालय तक एक पैदल आक्रोश रैली भी निकाली गई। लोगों ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़कर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध जाहिर किया, जिसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। के ऊपर जो निर्यातन हर है उसका प्रतिवाद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा महामहिम राष्ट्रपति को हम निवेदन कर रहे हैं उन्होंने उसका उचित कार्रवाई करने के लिए और ये निर्यातन बंद करने के लिए राष्ट्रपति को यह ज्ञापन देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे अविलंब बंद कराया जाए। महिलाओं पर जो अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं उन सब की भर्त्सना करते हुए हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हुए, आक्रोश प्रदर्शन करते हुए आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग हमारे राज्यपाल को ये संदेश और एक पत्र दे रहे हैं कि वहाँ पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसको अविलंब बंद किया जाए और महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनके सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान करें। आज जो है एक आक्रोश रैली निकाले हैं और डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को जो है आज जो है ज्ञापन जा रहा है कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में वो तुरंत के तुरंत बंद करे, नहीं तो हम लोग जो है रोड पर आएंगे। अभी तो आवेदन दे रहे हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां पर जिला कल्याण विभाग में कार्रवाई की गई है। घूस लेते हुए हेड क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए की घूस ली जा रही थी। योजना का लाभ की मांग के लिए देखिए घूस की रकम ली जा रही थी। एसीबी की टीम
क्लर्क को अपने साथ लेकर गई है। एसीबी की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। धनबाद के झरिया मेन रोड देशबंधु सिनेमा हॉल के पास बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में सिरफिरे युवक ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। युवक के एटीएम में तोड़फोड़ करने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। युवक की करतूत का वीडियो लोगों ने बनाया। सूचना देने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती और हिरासत में इस युवक को लिया गया। का झरिया ब्रांच का एटीएम है। हम अभी यहाँ से निकले थे, मुझे टेलीफोनिकली मिला है 100 नंबर पे मैंने कॉल किया था, ठीक है, और तोड़फोड़ का खबर मिला है तो मैंने 100 नंबर पर जब कॉल किया तो पुलिस आया है और उसको पकड़ के ले गया। कोई बोला कि एटीएम तोड़ रहा है तो यहाँ पर सब लोग वीडियो बना रहे थे। हम अकेले यहाँ घुसे, गुप्ती चलाने लगा तो हमारा बेटा आया, उसको पटक दिया उसको। फिर हम लोग किसी तरह गुप्ती छीने फिर शीशा उठा लिया। फिर बैंक बंद था, बैंक से वहाँ से घूम के चल आया। सब वीडियो बना घेर लेता, जितना हम लोग आगे गए उसका हम वहाँ से चले आए। सही से पूरा घेर लिया, वीडियो बना रहा था। और यहाँ पर सब कोई कुछ करने का कोई साथ भी देने रहता है, कोई अगल बगल का कोई। और बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां पर युवक का शत विक्षत शव बरामद किया गया। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। घाघरा के सिमला गांव में शव की बरामदगी हुई। जंगली जानवर आधा शव खा चुके थे। फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल शव को रांची भेजा गया है ताकि इस शव की शिनाख्त हो सके। धनबाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियों की लापरवाही की वजह से रैयत और विस्थापित लोग खतरे में जी रहे हैं। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के हैवी ब्लास्टिंग की वजह से बरारी के युवक अखिलेश कुमार का पैर जख्मी हो गया, जिससे इलाज के लिए उसे अपना पैर इलाज के दौरान गंवाना तक पड़ा। पीड़ित ने बीसीसीएल के महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग संचालकों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है। अखिलेश ने कहा कि 21 अक्टूबर को गाय को निकालने के दौरान डंपिंग से पत्थर उसके पैर पर ही लग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। है ना, उसका बगल में डंप हो रहा था, वहीं पर मेरा पैर कटा। किससे कटा? हम गए थे गाय खोजने के लिए, तो हमको बाथरूम लग गया, तो हम बाथरूम करने के लिए जा रहे थे, देखिए गाय फंसा हुआ है, तो उसको छुड़ाएं तो डंप उधर हो रहा था, तो फिर उसको छुड़ाएं, वो निकली गाय, उसे में इधर से लाके डंप कर दिया मेरा ऊपर। जामताड़ा के शहरडाल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना रियाज अंसारी को धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये मामला कोलकाता एसटीएफ की ओर से 4 हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जिनकी निशानदेही पर छापेमारी हुई। फैक्ट्री में पिस्टल बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। लातेहार पुलिस ने शराब माफिया के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और कार्रवाई करते हुए 14 चक्का ट्रक से 80 लाख रुपए के अवैध शराब को बरामद किया गया। ये शराब बिहार भेजी जा रही थी। सूचना के आधार पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की और सफलता अर्जित की। जांच के दौरान ट्रक में शराब के कागजात नहीं मिले। पुलिस फिलहाल अब गहनता से इस मामले की जांच में जुट गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।